आज हम 12th फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जैसा कि आपको पता है कि पूरा पेपर जो है वो 56 मार्क्स का होता है और इस 56 मार्क्स में से 7 मार्क्स की अपनी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो मार्क्स में नंबर रहेगा मतलब एग्जाम में वो 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इस 7 मार्क्स में से अपने को टोटल 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। कितने चैप्टर रहेंगे इसमें? टोटल 4 चैप्टर रहेंगे और इन चैप्टर का हम नंबर वाइज से अब एक एक करके इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसका अंदर नाम आ रहा है स्थिर वैद्युतिकी। टोटल ये जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। सॉरी, इसमें टोटल 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है और ये टोटल इसकी जो मार्किंग है फर्स्ट यूनिट की वो 7 मार्क्स की रहेगी और नंबर वाइज से हम इनका एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इस स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी का मतलब जानिए। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब जो है वो स्थिर आवेशों से लिया गया है। इससे लिया गया है स्थिर आवेशों से। स्थिर आवेश क्या होते हैं? जैसे अपन एक आवेश की बात करते हैं, जब ये आवेश जो है वो स्थिर रहे, ये आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो इसके बारे में जो अध्ययन होगा वो स्थिर वैद्युतिकी में आएगा। अब स्थिर वैद्युतिकी के बारे में इसके अंदर क्या क्या हम देखने वाले हैं, तो इस स्थिर आवेश के कारण जो विद्युत का जनरेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। और इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम जो ये यूनिट्स है जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है उसमें हम एक एक करके एक तो विद्युत क्षेत्र के बारे में, एक इसके बलों के बारे में और एक हम पोटेंशियल जो होता है यानी कि विभव, इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देंगे और इनके बारे में जो भी है टॉपिक जो रहेगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा और जो पीडीएफ में आता है वो आपको एक एक करके वो नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन से और समझिए पूरे इस चैप्टर को कि क्या इसका मतलब रहने वाला है। तो स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों से संबंधित जिसके कारण चाहे विद्युत क्षेत्र का जनरेशन हो, विद्युत बल का जनरेशन हो या विद्युत विभव का जनरेशन हो, इनके बारे में जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इस स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके जो फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है अपना, वो चैप्टर फर्स्ट में आता है विद्युत क्षेत्र, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अब इस विद्युत क्षेत्र का जनरेशन स्थिर आवेशों के अंदर आधार पे कैसे किया जाता है वो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका टॉपिक आता है वो है विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हमने कई बार एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि हम जानते हैं कि एक कंघा होता है, उसको यदि हम अपने सूखे बालों में जब रब करते हैं, घर्षित किया जाता है, तो घर्षित करने के साथ क्या होता है, वो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करेगा। तो ये ऐसा माना जाता है कि जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से जब घर्षित किया जाता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो आवेशित हो जाएगा और जैसे ही वो उसके पास कुछ हल्के पदार्थ होंगे वो उनको अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से जब घर्षित किया जाता है तो घर्षण के कारण क्या होता है? वो वस्तु आवेशित हो जाती है और फिर क्या करेगी? वो वस्तु अपने से कुछ हल्के पदार्थ रहेंगे उनको अपने क्या करेगी? आकर्षित करेगी। इसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश। और सबसे पहले इस विद्युत आवेश के बारे में जो बताने वाला साइंटिस्ट था वो 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक था, थेल्स। इसने सबसे पहले इस विद्युत आवेश के बारे में बताया था। इन्होंने एक पदार्थ जो टुकड़ा होता है एम्बर, उसको जब उन्हीं कपड़े से रगड़ा जाता है तो वो अपने से जो हल्के जैसे कागज के टुकड़े हो या फिर कोई भी तिनके होते हैं उनको अपने क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। इसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश, ठीक है। अब विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश की स्थिति के बेसिस पे हम ये जानेंगे कि आवेश जब स्थिर रहता है तो क्या होता है और गतिशील रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। आवेश या तो रहेगा स्थिर या रहेगा गतिशील। तो जब आवेश स्थिर रहता है
जब आवेश स्थिर रहता है तो इस स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जनरेशन होता है। जो अपना क्षेत्र है उसी का जनरेशन होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो चुंबक होता है मैग्नेट, उस मैग्नेट के चारों ओर क्या पाई जाती है, फील्ड लाइन पाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसके अंदर लोहे की कोई भी वस्तु यदि इसके समीप आती है तो ये इसको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब इस चुंबक ने अपने चारों ओर क्या बना रखा है, एक क्षेत्र बना रखा है, जिसके कारण वो लोहे की वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ही आवेश जब स्थिर रहता है तो स्थिर आवेश के कारण इसका जनरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका जनरेशन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। और जब यही आवेश जब गतिशील होगा तो इस गतिशील आवेश के कारण एक तो विद्युत क्षेत्र का और एक चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का जनरेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। और ये जब आवेश जब त्वरित हो जाएगा एक समान वेग से, तो सिर्फ उसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का जनरेशन होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस सबसे पहले हम आवेश के बारे में फिर से देख लेते हैं। आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का एक ऐसा गुण रहेगा जो किसी दूसरे पदार्थ द्वारा जब घर्षित किया जाता है तो वो अपने से हल्के पदार्थों को अपनी ओर क्या करता हो, आकर्षित करता हो। जैसे एक पदार्थ है, जब उसको अपने बालों में हम रब करें, दूसरे पदार्थ से जब उसको घर्षित किया जाता है तो वो क्या कर रहा है, दूसरे जो हल्के हल्के पदार्थ होते हैं जैसे कि सॉफ्ट पेपर है या कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसके बाद में सबसे पहले जो विद्युत आवेश के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था, वो 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक ने किया था, और उसने एक एम्बर का एक टुकड़ा लिया था जो बाल्टिक सागर के किनारों में पाया जाता है। और जब जैसे ही उस पदार्थ को हम इससे रब करते हैं, गोली कपड़े से जब घर्षित किया जाता है तो अपने से हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और इसके अलावा ये जब आवेश की हम स्थिति देख रहे हैं कि आवेश क्या होता है कि आवेश या तो रहेगा स्थिर रहेगा या रहेगा गतिशील। तो स्थिर आवेश के चारों ओर क्या रहता है, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, इसके चारों ओर एक फील्ड लाइन्स बन जाती है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा होता है जब ये आवेश गतिशील रहेगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जनरेशन होगा। और जब एक समान त्वरण से त्वरित होता है तो इसके कारण इसका जनरेशन हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो है आवेश के टाइप्स। पहले हमने आवेश के स्थिर की और गतिशील की बात कर ली। इसके बाद में जो आवेश है वो उसके आवेश के टाइप कितने होते हैं, चार्ज के कितने टाइप के होते हैं। देखो हमने सेल पे देखा है कि सेल पे दो टाइप के चिन्ह मिलता है, अपने को दो साइन मिलेंगे, एक तो प्लस मिलता है और एक माइनस मिलता है। तो वैसे ही आवेश जो है वो इसके जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स का रहेगा, एक तो प्लस और दूसरा रहता है माइनस। यानी कि एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक रहता है नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप का रहेगा, 2 टाइप्स के रहते हैं चार्जेस। आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो धनावेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। हमें ये देखा जाता है कि धनावेश का जनरेशन कैसे होता है, इसके बारे में एक एक करके हम सीखेंगे। तो पहले धनावेश के बारे में जानते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, हमें पता है कि कोई भी वस्तु है उसके पास या कोई पदार्थ रहेगा तो उसके पास क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकालता है, यदि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जब उत्सर्जित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के कारण उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और यही इलेक्ट्रॉन यदि कोई दूसरी वस्तु ग्रहण करती है, यही इलेक्ट्रॉन को यदि कोई वस्तु ले रही है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब कोई वस्तु उसी इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करती है तो उसके ऊपर कैसा आएगा, ऋणात्मक आवेश। और जितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करती है उतने धनावेश आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनों का वो मतलब कहने का मतलब कि जो जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उतना ही उसके ऊपर कैसा जाएगा, ऋणावेश आ जाता है। तो 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। तो सीधा सा मतलब ये आपके समझ में आ गया होगा आपको कि एक तो चार्ज के बारे में सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उसके ऊपर तो आएगा पॉजिटिव साइन, और जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए पहले जब इसकी खोज करी गई थी, आवेश के टाइप्स बताए गए थे, तो उसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्लस और माइनस।
पर इनका जो नामकरण है कि ये पॉजिटिव होता है, प्लस जो होता है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या फिर धनावेश होगा, नेगेटिव जो है वो कैसा है, ऋणावेश है। ठीक है, तो ये जैसे ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो इनका नाम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ये नाम दिए थे अमेरिका के साइंटिस्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि आवेश दो टाइप के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। पहले इनको जब खोज की गई थी इनके टाइप्स बताए गए थे, दूसरे 2 पार्ट में डिवाइड था, एक तो प्लस और एक माइनस। और इनका जो नाम है धनावेश और ऋणावेश के नाम किसने दिए हैं, अमेरिका के साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, जो इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकृति के बेसिस पर जो चार्ज को डिवाइड करते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सजातीय, सजातीय आवेश होता है, एक आवेश होता है विजातीय। यदि हम नेचर के बेसिस पे बात करें, देखो सजातीय का मतलब होता है समजातीय, यानी कि एक ही जात का, यानी कि जैसे हमने चार्जेस के 2 टाइप पढ़े, एक तो प्लस एक माइनस। तो सेम चार्ज होने का मतलब होता है कि जो समान प्रकृति के आवेश होंगे, समान प्रकृति के आवेश कैसे होंगे, सजातीय आवेश होंगे। यानी कि समान प्रकृति का जो आवेश होता है वो कैसा होगा, सजातीय। अब समान प्रकृति कौन सी होगी, जैसे प्लस और प्लस दोनों एक ही प्रकृति के हो गए तो सजातीय आवेश है। माइनस माइनस है, ये भी दोनों सेम प्रकृति के हो गए तो ये भी कैसे आवेश है, सजातीय। और यदि विजातीय आवेश होंगे तो इसका मतलब विजातीय, यानी कि विपरीत जात वाले जो आवेश होते हैं, जो समान प्रकृति के नहीं होंगे वो विजातीय आवेश होंगे, यानी कि प्लस और माइनस। प्लस और माइनस कैसा हो गया, विजातीय आवेश। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस और प्लस, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के हो गए, तो इनको सामूहिक रूप से हम क्या कह देंगे, विजातीय। और सजातीय आवेश का मतलब होता है जो एक ही प्रकृति के होते हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब इनकी एक खास बात होती है, हमने ये देखा भी है पहले कि जब सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज जो होंगे, जैसे प्लस क्यू है प्लस क्यू है, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। और यदि यही चार्ज यदि प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया तो दोनों एक दूसरे के निकट जाएंगे। ठीक है, यानी कि सेम चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर भागते हैं, यानी कि रिपेल होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये सेम चार्ज है प्लस प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। तो हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। यानी कि सजातीय आवेशों के मध्य परस्पर क्या पाया जाएगा, प्रतिकर्षण मिलेगा, और विजातीय आवेशों के मध्य क्या मिलेगा, आकर्षण। तो ये क्लियर हो गया होगा बात। सजातीय आवेश होते हैं जिसमें समान जात वाले होते हैं, यानी कि एक ही टाइप के जो आवेश होंगे, समान प्रकृति के आवेश का जो समूह होता है उसको हम सजातीय आवेश कहते हैं। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उनको हम कहेंगे विजातीय आवेश। तो जैसे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सेम चार्ज वाले चाहे प्लस प्लस हो या फिर हम कहेंगे माइनस माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जब विपरीत प्रकृति की बात करेंगे प्लस माइनस को क्या करता है, आकर्षित। तो क्लियर हो गया होगा कि सजातीय आवेशों में परस्पर क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण मिलेगा, और विजातीय आवेशों के बीच में क्या मिलेगा, आकर्षण। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सजातीय और विजातीय आवेशों के बाद में, वो है आवेशों की ध्रुवता। आवेशों की ध्रुवता यानी पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। यानी ध्रुवता का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ पोलराइजेशन। यानी ध्रुवता का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि जो आवेश अपने पास 2 ही आवेश हैं, एक तो प्लस और एक माइनस, तो जो इन आवेशों में विभेद कर देगा, प्लस और माइनस, यानी कि जो आवेशों के मध्य क्या कर सकता है, विभेद कर देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, आवेशों की ध्रुवता। यानी सीधा सा मतलब ये है कि जब दो आवेशों में विभेद कर पाता है वही क्या कहलाएगी, आवेशों की ध्रुवता कहलाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना है आवेशों की ध्रुवता के बाद में जो पॉइंट आता है, हम पहले एक नॉर्मली बात करते हैं, स्पेशली एक एटम की बात कर रहे हैं। एक परमाणु क्या होता है, तो देखिए ये परमाणु का होता है नाभिक, केंद्र। तो इस केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, ये नाभिक है, इसके अंदर कैसा चार्ज मिल रहा है आपको, प्लस का साइन मिल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कैसा आवेश है,
धनात्मक आवेश। और जैसा कि आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में 2 टाइप के आवेश मिलते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक तो मिलेगा प्रोटॉन और दूसरा क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो तो होता है धनात्मक, यानी कि कैसा चार्ज होता है, प्लस। और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। फिर यदि इसके बाहर की बात करें तो इसके बाहर होते हैं कक्षक, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ये तो नाभिक है, नाभिक में कैसा चार्ज है, धनात्मक आवेश है। इन धनात्मक आवेश को हम एक साथ बोलते हैं कि धनात्मक होने का मतलब कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। जैसा कि हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, धनात्मक, और न्यूट्रॉन के ऊपर उदासीन कण होता है। अब इस केंद्र के चारों ओर अलग अलग टाइप की कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं की संख्या इन्फिनिटी हो सकती है। तो इन कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगा रहते हैं, उनकी संख्या भी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, यदि इस एटम के ऊपर बेसिस पे बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु जो होता है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि कोई भी पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि इस परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस परमाणु से यदि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कोई भी वस्तु होती है उसके ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, धनात्मक। तो इसका मतलब इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। और यदि यही इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर लेता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो सीधा सा मतलब ये होता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसके ऊपर धनावेश आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसके बाद में हम नॉर्मली इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे वो धनात्मक आवेश आता है और कैसे ऋणात्मक आवेश आता है। ठीक है, स्टार्ट। जैसा कि आपको बताया इसमें कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु पर धनावेश आने वाला है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली वस्तु पर कैसा आएगा, ऋणात्मक आवेश। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिससे पूरा डाउट आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। मानिए कि एक कांच की छड़ है, एक अपने पास ग्लास रॉड है। यदि अपन इसको अपने पास एक रेशम का कपड़ा है, उस रेशम के कपड़े से अपन इसको यदि रब करते हैं, ये रेशम का कपड़ा, यदि हम इसको इससे घर्षित करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो रगड़े जाने से या घर्षित किए जाने से वो वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो वैसे ही जब इस ग्लास रोड को हम यहाँ से इस रेशम के कपड़े द्वारा जब घर्षित करेंगे तो घर्षण करने से दोनों वस्तुएं क्या हो जानी चाहिए, आवेशित हो जानी चाहिए। तो इसमें से क्या होंगे, इस ग्लास रोड को जब घर्षित किया जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलेंगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागते इसके ऊपर क्या जाएगा, धनावेश, यानी कि जो ग्लास रोड है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इन इलेक्ट्रॉनों को जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े से द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन कर रहा है, रेशम का कपड़ा। तो ग्रहण करने वाले पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उस पर धनावेश आएगा, और जो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी उसके ऊपर कैसे चार्ज आने वाला है, नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कांच की छड़ है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन कर रहा है, तो ये रेशम का कपड़ा। इस वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब ये आवेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं कि भाई हमने चार्ज किया इसको, जैसे हमने इसको घर्षण द्वारा किया, तो क्या आवेशन की कुछ विधियां भी होती है, कुछ आवेशन के और भी टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए यानी कि आवेशन की कुछ विधियां चलती है। वो कौन कौन सी विधियां आवेशन की, तो आवेशन की टोटल 3 विधियां हैं, 3 मेथड जो है वो आवेशन के हैं। फर्स्ट है घर्षण द्वारा, जो अभी हमने पढ़ा है, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। और इसका थर्ड और लास्ट मेथड है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इन जो चार्ज की जो है वो 3 मेथड है वस्तु को आवेशित करने के। अपने पास 3 तरीके रहेंगे। एक तो घर्षण द्वारा, जो अभी हमने देखा,
दूसरा चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा इसमें वस्तुओं को स्पर्श करवाया जाएगा, और तीसरा जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ जाएंगे, उनका जवाब भी आपको या तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इसका जवाब दे करके, और या हमें इसको आप इसका जो भी आंसर रहेगा वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अब एक एक करके एक एक विधि पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है जो आपको पहला तरीका बताया आवेशन का, वो पहला तरीका है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या किया जाएगा, तो देखिए इसकी सिंपल से डेफिनेशन है कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षित या फिर रगड़ा जाता है तो इसके कारण वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि दो वस्तुओं को घर्षित करने पर वस्तुएं क्या हो जाए, आवेशित हो जाए या चार्ज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। तो हमने इसका एक एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि अपन ने एक उदाहरण दिए थे कि कांच की छड़ ली थी अभी हमने थोड़ी देर पहले, और उसको हमने किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े द्वारा जब घर्षित किया जाता है तो यहाँ से कांच की छड़ क्या होगी, इसको जैसे ही घर्षित किया जाएगा तो दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो इसको हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। किसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसे ही कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाएगा, ये रेशम का कपड़ा है और ये है ग्लास रोड, या फिर हम बोल सकते हैं कांच की छड़। तो इस कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रब किया जाता है, घर्षित किया जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी उतना ही उसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाएगी, और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा ये रेशम का कपड़ा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इसी को हम क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि दो वस्तुओं को आपस में घर्षित या रगड़ने पर यदि वस्तुओं के ऊपर वस्तुएं आवेशित हो जाती है तो उसको घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। धनावेश उस वस्तु पे आएगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। इसके बाद में पास जो सेकंड मेथड है वो है चालन द्वारा आवेशन। तो फर्स्ट मेथड तो हो गया घर्षण द्वारा, जिसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या फिर घर्षित किया जाता है। तो वैसे ही नेक्स्ट जो मेथड है वो है चालन द्वारा आवेशन। अब हम देखेंगे कि वस्तुएं चालन द्वारा कैसे आवेशित होती है। देखिए इसका दूसरा नाम जो है वो स्पर्श द्वारा आवेशन भी है या संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो वस्तुएं जो है, जिसमें से एक तो वस्तु रहेगी आवेशित और दूसरी वस्तु रहेगी अनावेशित। तो इसमें एक आवेशित वस्तु को जब अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाएगा, जब एक आवेशित वस्तु को क्या किया जाता है, अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाएगा, तो वो क्या करता है कि संपर्क में स्पर्श करवाते ही अपने आवेशों का क्या कर देता है, बराबर वितरण करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो देखिए इसका एक उदाहरण देख करके हम समझेंगे। तो देखिए अपने पास एक सपोज एक धातु का गोला है, एक कोर ले लेते हैं धातु का गोला जो एक कुचालक स्टैंड के ऊपर खड़ा है, दोनों ही कुचालक स्टैंड पे है। अब क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि एक तो अनावेशित है, एक गोला तो कैसा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये तो है अनावेशित, ठीक है। और ये रहेगा इसके ऊपर आवेशित। सपोज दैट यहाँ पे इसके पास बहुत सारे चार्ज है, हमने 6 चार्ज मान लिए इसके पास, तो ये वस्तु क्या हो गई, आवेशित। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पहले से आवेशित वस्तु को जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाएगा, यानी दोनों को हमें क्या करवाना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हो कि इसको हम स्पर्श करवाएंगे इससे, एक गोले को दूसरे गोले से क्या करवाने वाले हैं, स्पर्श करवाएंगे। तो ये एक पहले से चार्ज है, ये पहले से क्या है, आवेशित है, आप देख पा रहे हैं, और ये क्या था, अनावेशित था। तो जैसे हमने इसको क्या किया कि जब पहले से आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में यानी एक दूसरे से जब टच करवाएंगे, तो टच करवाते क्या होगा, ये अपने आवेशों का वितरण जो होता है वो समान रूप से करेगा। यानी अपने पास इसके पास टोटल 6 चार्जेस है, तो ये 3 जो चार्ज है वो किसको मिलेगा, पहले से अनावेशित, यानी कि वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई, ठीक है। और जैसे इसको हम दोनों को अलग अलग करेंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर आवेश का जो वितरण है वो इक्वल टाइप से हो गया, यानी 3 आवेश तो यहाँ पे और 3 ही आवेश यहाँ पर समान रूप से वितरण होता है, इस द्वारा आवेश।
तो आवेश जो है वो बराबर रूप से विपरीत हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, चालन द्वारा आवेशन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। कि तो पहले से जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में, यानी कि हमने दोनों को एक दूसरे को टच किया तो वस्तु क्या हो गई, आवेशित। तो चालन या स्पर्श द्वारा जो वस्तुएं आवेशित हो जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। अब मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ कि ये आवेश का वितरण जो है वो इक्वल टाइप से कर रही है, यानी कि जितना एक वस्तु के पास चार्ज है उसका आधा भाग जो होता है वो दूसरे आवेश को दे रहा है। तो इसके बेसिस में आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद में आपने कोई एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और साथ साथ आपकी जो नोटबुक में क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको सोल्व करना है। ये सवाल जो है आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और इसके बाद में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना और साथ साथ अपने जो नोटबुक है उसको नोट करना है। तो देखिए ये मान लीजिए कि एक गोला है, ये अनावेशित है और ये है आवेशित। फिर एक चीज़ आप नॉर्मली जान लो कि आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, क्योंकि कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने इस आवेश के बारे में समझाया था। तो आप ये देखिए, मान लीजिए कि ये तो अनावेशित गोला और ये है एक आवेशित गोला, दोनों परस्पर मैं कहूँ कि ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। और यदि इस गोले के पास यदि सपोज डेट 6 कूलाम चार्ज है, जैसे कितना चार्ज है 6, यानी कि 6 कूलाम चार्ज है इसके पास, तो हम कहते हैं कि यदि इन दोनों गोलों को एक दूसरे से संपर्क करवाते हैं और एक दूसरे से टच करवा करके वापस उतनी ही डिस्टेंस पे रख देते हैं जितने कि ये पहले थे, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके पास कितना आवेश होगा और इसके ऊपर कितना आवेश होगा। तो जैसा कि आपको बताया कि जब पहले से आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ स्पर्श करवाया जाता है तो वो अपने आवेश का वितरण समान रूप से कर लेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको जैसे इसके पास टच करवाएंगे तो ये आधा आधा हिस्सा जो है दोनों आपस में बांट लेंगे, यानी कि इसके पास भी 3 कूलाम चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी 3 कूलाम चार्ज आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। अब एक सवाल जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आवेश यदि हम 15 कूलाम कर देते हैं, ये आवेशित और ये अनावेशित है, इसको जब संपर्क में लाया जाएगा तो कितना आवेश बढ़ेगा, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो है वो हम आगे का नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और ये जो आपको क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं वो आप PDF के माध्यम से आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा और ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको नोट करना है। आज के लिए